हाय स्टूडेंट, अब हम चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल के बारे में पढ़ेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर जो बल लगता है उसे लॉरेंस बल कहते हैं। आवेश एक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, इस बल को लॉरेंस बल कहते हैं। लॉरेंस बल के लिए सूत्र, यदि Q कूलाम का आवेश t सेकेंड में v मीटर पर सेकंड के वेग से एक चालक में L मीटर की दूरी तय करे तो T = L/v सेकेंड। चूँकि Q आवेश t सेकेंड में L दूरी चलता है, अतः आवेश की गति से उत्पन्न धारा कितनी हो जाएगी? I = Q/T एम्पियर, या I = Q/L/v, या QV/L, या IL = QV। यदि यह चालक एक चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार रखा जाए कि वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाए तो चालक पर लगने वाला बल F कितना हो जाएगा? IL/v sin थीटा। तो I की जगह क्या रख देंगे हम? F = क्या हो जाएगा? I की जगह QV रख देंगे, तो F = QV/v sin थीटा। अतः जब Q आवेश का कण v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसका मान QV/v sin थीटा होता है। अर्थात ये बल आवेश के वेग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गति की दिशा और क्षेत्र की तीव्रता के बीच बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पर कोई आवेश अगर गति कर रहा है, गतिमान आवेश है, तो इस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? लॉरेंस बल कहलाता है। जो कितना होगा? F = QV/v sin थीटा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो बल सबसे अधिक होगा और इसका मान QV/v के बराबर होगा। इस स्थिति में लगने वाला बल आवेश की गति एवं क्षेत्र की दिशा के लंबवत कार्य करता है। यदि थीटा बराबर 0 हो तो बल का मान 0 होगा। अतः यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर गति करता है तो उस पर कार्य करने वाला बल 0 होगा, अर्थात उस पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लॉरेंस बल चित्र 1.6a तथा 5.16b में दर्शाया गया है। लॉरेंस बल की दिशा भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको आप कर लें। 3-4 न्यूमेरिकल हैं, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। हॉल प्रभाव, हॉल इफेक्ट क्या है? किसी चालक में हॉल प्रभाव का उत्पन्न होना उस चालक तार में धारा की प्रवाह की प्रकृति का परिणाम है। धारा के संगठक तत्वों में मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, बीबर तथा आयन अलग अलग या सम्मिलित रूप से उपस्थित होते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में भी उपस्थित में ये आवेश वाहक बल का अनुभव करते हैं, जिसे लॉरेंस बल कहते हैं। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं होता है तो आवेश वाहक प्रायः अशुद्धियाँ, फोनॉन या अन्य के मध्य संघटक के दरमियान सरल रेखा में चलते हैं। परंतु जब चालक तार के लंबाई के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो आवेश वाहकों का संघटक के दरमियान पथ वृत्ताकार हो जाता है। इस प्रकार आवेश वाहक चालक तार के एक सिरे पर इकट्ठा होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप चालक के दूसरे सिरे पर विपरीत एवं समान मात्रा के आवेश एकत्रित होने लगते हैं। ऐसा मुख्यतः तब होता है जब चालक में गतिमान आवेश वाहकों की संख्या अत्यंत कम होती है। आवेशों का ये विभक्तीकरण एवं संग्रह एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जो नए आने वाले आवेशों का विरोध करता है। इस प्रकार आवेशों के प्रवाह से चालक तार के सिरों पर एक स्थिर विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। इसे हॉल प्रभाव कहते हैं। बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? इसे फाई से डिनोट करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जिस क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिस क्षेत्रफल से होकर गुजरता है वह चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और जिस क्षेत्रफल से निकल रहा है उसके गुणनफल को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं।
किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई तल PQRS रखा जाए तो इस तल से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, जो कि चित्र 5.17 में दिखाया गया है। किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से निरूपित करते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत कोई तल जिसका क्षेत्रफल A हो रखा हो तथा चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B हो तो तल से जाने वाला चुंबकीय फ्लक्स BA होगा, अर्थात फाई = BA। यदि तल का अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है तो ये चित्र दे रखा है, इसमें देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र इस क्षेत्रफल से निकल रहा है PQRS से B जो निकल रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके प्रोडक्ट को क्या कहेंगे हम फाई कहेंगे, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। फाई = BA cos थीटा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर या न्यूटन मीटर पर एम्पेयर होता है। फाई का मात्रक B का मात्रक गुणा A का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर गुणा मीटर स्क्वायर = वेबर। फाई का मात्रक न्यूटन × मीटर अपॉन एम्पियर होता है। फैराडे का प्रयोग देखिए, फैराडे ने क्या प्रयोग किया था। सन 1820 में ऑर्स्टेड ने धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया और बताया कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस आविष्कार से प्रभावित होकर फैराडे ने सोचा कि जब विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो इसके विपरीत चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कुंडली और चुंबक के साथ भिन्न भिन्न प्रयोग करके निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किए। तो पहला निष्कर्ष क्या था, पृथक के तारों की कुंडली बनाकर उसके परिपथ में एक धारा मापी लगाया। तत्पश्चात ये परीक्षित हुआ कि यदि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास ले जाया जाता है तो धारा मापी में विक्षेप होता है तथा इसको वापस पीछे हटाने पर विपरीत दिशा में विक्षेप होता है। ये विक्षेप उसी समय तक रहता है जब तक कि चुंबक कुंडली के सापेक्ष गति करता रहता है। चित्र 5.18 देखेंगे आप, ठीक है। पास लेकर गए विक्षेप हुआ, दूर लेकर गए तब भी विक्षेप हुआ, ठीक है। दूसरा, यदि चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली की ओर करके पहले की भांति प्रयोग किए जाएं तो प्रत्येक दिशा में विक्षेप पहले वाले विक्षेप से विपरीत दिशा में होता है, यानी कि सिरे चुंबक के सिरे बदल देते हैं तो विक्षेप उत्पन्न होता है, ठीक है, पहले वाले के विपरीत दिशा में। उपयुक्त दोनों परिणाम चुंबक को स्थिर रखकर तथा कुंडली को चलाकर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि ये विक्षेप चुंबक तथा कुंडली की सापेक्ष गति से उत्पन्न होता है। ये सापेक्ष गति जितनी ही अधिक होती है विक्षेप उतनी ही अधिक होता है। यदि कुंडली में चक्रों की संख्या बढ़ा दी जाए तो धारा मापी में विक्षेप बढ़ जाता है। अतः विक्षेप कुंडली में चक्रों की संख्या के अनुपाती होता है। तो क्या होता है, कुंडली की संख्या बढ़ा देंगे तो विक्षेप भी ज़्यादा होगा। फिर क्या है, धारा मापी में सुई का विक्षेप केवल धारा प्रवाह के कारण नहीं है। चित्र 5.18 में धारा मापी में जो विक्षेप हो रहा है वह परिपथ में किसी बैटरी या सेल के कारण नहीं हो रहा है, वरन ये विक्षेप कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति के कारण हो रहा है। इस प्रकार से उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट कहते हैं और जिस विद्युत वाहक बल के कारण ये धारा पैदा हो रही है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा इस क्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चित्र 5.19 में एक चुंबक NS है जिससे चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव के सम्मुख एक कुंडली रखी गई है। इस कुंडली की 3 स्थितियां A, B, C दर्शाई गई हैं। कुंडली की B स्थिति में इसके तल से कुछ फ्लक्स जा रहा है। यदि अब कुंडली को A स्थिति में लाया जाए तो इसके तल से अधिक फ्लक्स जाएगा। C स्थिति में B स्थिति से कम फ्लक्स जाएगा। इससे स्पष्ट है कि चुंबक की कुंडली के सापेक्ष गति होने पर कुंडली में से जाने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप कुंडली में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है जिससे कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रथम नियम, जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल उसी समय तक कार्य करता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। दूसरा नियम, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। माना किसी समय कुंडली से जाने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 है और डेल्टा टी समांतर बाद ये फ्लक्स φ2 हो जाता है, तो डेल्टा सी समय अंतर में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन φ2 माइनस φ1 अतः चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी। यदि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का बल E हो तो E इज प्रोपोर्शनल φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी, या E इक्वल टू के φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी, जहाँ के क्या है, एक नियतांक है। बात करते हैं लेंज का नियम। प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा वह स्वयं उत्पन्न होता है। अतः यदि कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स को घटाने की कोशिश करता है, और यदि कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करता है। अर्थात यदि φ2 माइनस φ1 धनात्मक है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E ऋणात्मक होगा, और यदि φ2 माइनस φ1 ऋणात्मक है तो E धनात्मक होगा। अतः E इक्वल टू माइनस के φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। यदि कुंडली में तार के चक्रों की संख्या n हो तो E इक्वल टू माइनस के n φ2 माइनस φ1 अपॉन टी, या E इक्वल टू माइनस के n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा फाई इक्वल टू कितना होगा, φ2 माइनस φ1 हो जाएगा। एम के इस प्रणाली में क्या होता है, के इक्वल टू 1 होता है, तो E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अतः स्पष्ट है कि अधिक विद्युत वाहक बल E के लिए n अधिक और T कम होना चाहिए, अर्थात कुंडली में चक्रों की संख्या अधिक और फ्लक्स में परिवर्तन का समय कम से कम होना चाहिए। प्रेरित धारा की दिशा, तो लेंज के नियम के अनुसार क्या हो जाएगी, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये प्रेरित धारा स्वयं उत्पन्न होती है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाए तो कुंडली में ऐसी दिशा में धारा प्रवाहित होगी जिससे कुंडली में उत्तरी ध्रुव पैदा हो जाए, और इस प्रकार कुंडली में उत्पन्न उत्तरी ध्रुव चुंबक के आने वाले उत्तरी ध्रुव का विरोध करे। परिणाम स्वरूप कुंडली में वामावर्त दिशा में धारा उत्पन्न होगी। अब यदि उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाए तो कुंडली में उत्पन्न धारा की दिशा इस प्रकार की होगी, कुंडली में दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाए, जिससे कुंडली में उत्पन्न दक्षिणी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव को खींचे और उत्तरी ध्रुव दूर जाने से रुक जाए। फलस्वरूप कुंडली में प्रेरित धारा दक्षिणावर्त दिशा में उत्पन्न होगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।